Good afternoon, friends. I welcome you to my channel English Fluent and Flawless. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रोज़मर्रा के कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, आज बहुत शोर हो रहा है। ये हमने ध्यान रखना है कि इंग्लिश टू या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय आपने वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना, उसका सेंस आपने कन्वे करना है। ठीक है, तो कौन शोर कर रहा है ये पता है नहीं आपको। ठीक है, तो आपको सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहना पड़ेगा, इट इज़ वेरी नॉइजी टुडे, है ना। जरूर नहीं शोर हो रहा है, तो हो रहा से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंस आ रहा है, ये जरूर नहीं है को उसी। तो ट्रांसलेशन करते समय टेंस का भी सेंस चेंज हो जाता है। आप बोलोगे इट इज़ वेरी नॉइजी टुडे, फिर बोल रहा हूँ इट इज़ वेरी नॉइजी टुडे, और हिंदी में कहोगे तो कैसे कहोगे कि आज बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये व्यक्ति बहुत अच्छी नाव खेता है। खेना का मतलब होता है ऐसी बोट चलाना जो ओर से चलती है। ओर समझते हैं ना, पतवार। बाकी बोट तो बहुत सारी होती हैं, जो पतवार से आप बोट चलाते हो, ठीक है ना, उसको ओर कहते हैं, OAR। तो ये ऐसी बोट होती है जिसमें पतवार होती है, पतवार से आपको बोट को खेना पड़ता है। तो आप कहोगे दिस मैन इज़ गुड एट रोविंग। दिस मैन इज़ गुड एट रोइंग। गुड एट समथिंग का प्रयोग आप किसी भी फ्रेज में कर सकते हैं। इज़ गुड एट फ्रेंच, इज़ गुड एट टेनिस, इज़ गुड एट राइटिंग स्पीचेज, है ना, ये सब चीज़ें आप बोल सकते हैं। तो एक सेंटेंस के प्रकार से, उसी स्ट्रक्चर से आप और भी सेंटेंस बना सकते हो ढेर सारे। ठीक है, ये घर के पीछे जो आपका किचन गार्डन होता है उसमें ये एक्सपर्ट है, इज़ गुड एट गार्डनिंग। ठीक है, ही हैज़ ग्रीन फिंगर्स। ठीक है, तो इसके जो हाथ लगाता है वो सब हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ। इस सेंटेंस में आप मे और कैन का दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। मे का इस्तेमाल करें किसी ऐसे व्यक्ति से पूछने के लिए जो अनजान हो, बुजुर्ग हो, और कैन का प्रयोग आप दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से पूछने के लिए कर सकते हैं। लेकिन दोनों का प्रयोग कर सकते हो, मे या कैन। मे आई आस्क यू समथिंग या कैन आई आस्क यू समथिंग, सिंपल है। नेक्स्ट सेंटेंस था कि यहाँ क्या हो रहा है। तो इसके लिए आप कह सकते हैं व्हाट इज़ गोइंग ऑन हेयर। गोइंग के साथ में ऑन लगाना बहुत ज़रूरी है ना आपका। व्हाट इज़ गोइंग ऑन हेयर, तो यहाँ क्या चल रहा है। या आप ये भी कर सकते हैं व्हाट इज़ कुकिंग हेयर, ठीक है ना आपका। यहाँ पर इसका मीनिंग लिटरल नहीं है, शाब्दिक अर्थ नहीं है यहाँ क्या पक रहा है। हिंदी में भी कहते हैं यहाँ क्या पक रहा है, कब, जब कोई कुछ कुछ प्लान बना रहा हो और आप कह रहे हैं क्या पक रहा है, मतलब क्या हो रहा है। और किसी आदमी को ये भी कह सकते हो व्हाट आर यू अप टू, जब किसी को एड्रेस करके बोल रहे हो तब, व्हाट आर यू अप टू। नेक्स्ट सेंटेंस है, प्रकृति का नियम है बदलना। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, चेंज इज इनएविटेबल। इनएविटेबल करते हो जिसका होना संभव है, जिसका होना निश्चित है, उसको कहते हैं इनएविटेबल। ठीक है, चेंज इज इनएविटेबल। या ये भी कह सकते हो आप, नेचर डिमांड्स चेंज। ये भी कह सकते हो चेंज इज नेचर्स लॉ। ये भी कह सकते हो नेचर डिक्टेट्स चेंज। और ये भी कह सकते हो चेंज इज द ऑर्डर ऑफ द डे। तो आप सब सारे सेंटेंसेस का जो भावार्थ बनता हुआ ये है कि बदलाव ही जीवन है। जीवन एक जैसा नहीं रहता, जीवन लगातार बदलता रहता है। तो एक तरह का नियम किसका हो गया, प्रकृति का। प्रकृति का दूसरा नाम भगवान भी है। तो ये नियम है, चेंज इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का अर्थ होता है कि जिसका होना निश्चित हो। दिस एक्सीडेंट वॉज इनएविटेबल, कि ये तो एक्सीडेंट होना ही था, बिकॉज ही वॉज ड्राइविंग, ही ड्राइव्स केयरलेसली। तो एक्सीडेंट वॉज या इज इनएविटेबल, एक्शन तो होना ही था आपका। व्हाट हैपन वॉज इनएविटेबल, जो घटित हुआ वो तो होना ही था। तो इस सेंटेंस आप इनएविटेबल वर्ड का भी इस्तेमाल करें, ठीक है ना। जो हुआ वो तो घटित होना ही था, तो क्या कहोगे, व्हाट हैपन वॉज इनएविटेबल। बड़ा सुंदर वर्ड है, इसको आना चाहिए, है ना, इसलिए बोलें आप। नेक्स्ट सेंटेंस है कि दूध फट गया है। अब इसको कई तरह से आप कह सकते हैं। अगर दूध जब फटता है तो उसका दही जमना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो वो फटा फटा नजर आता है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं द मिल्क हैज़ कर्डल। कर्डल का तो दही बनना। आपने दही जमाने रखा, आपने या माँ ने या किसी ने भी, और आपने देखा कि भाई देख ले दही जम गया है क्या, तो आप बोलो हैज़ इट, हैज़ द मिल्क कर्डल्ड। और आपने देख के कहा कि नहीं नहीं अभी ये दूध जमा नहीं है, ठीक है ना आपका, अभी वो दूध जैसा नज़र आ रहा है, ठीक है। द मिल्क हैज़ नॉट कर्डल्ड येट, ये सब बोलना सीखे आपका। द मिल्क हैज़ नॉट कर्डल्ड येट। और कर्ड का मतलब दही होता है, आपको पता है आपका, है ना, ठीक है। योगुर्त भी कहते हैं उसको, दही को।
तो ये मैं आपको ये बता रहा था, ठीक है, कि इसलिए कर्ड से बना कर्डल। दूसरे से ये भी कह सकते हैं द मिल्क हैज़ टर्न सार। तो कोई दूध अगर फट गया है, खट्टा हो गया है, तो उसको सार का मतलब खट्टा होता है, द मिल्क हैज़ टर्न सार, ठीक है। ये भी कह सकते हो मिल्क हैज़ गॉन ऑफ। कोई चीज़ खाने पीने की गो ऑफ होती है तो ख़राब हो जाती है। एक बार एक बच्चे ने मुझे पूछा, स्टूडेंट ने, कि सर गो ऑफ का मतलब दूर जाना होता है। बिल्कुल वो भी होता है, लेकिन गो ऑफ का मतलब फ्रेज के रूप में ख़राब होना भी होता है। मैं उसको आपको डिक्शनरी में दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये फ्रेजल वर्ब है, गो ऑफ। फूड के सेंस में गो ऑफ करते हो किसी चीज़ का खराब हो जाना, किसी चीज़ का। ये भी कह सकते हो द मिल्क हैज़ टर्न बैड। कई तरह से कह सकते हो आप ये भी कह सकते हो द मिल्क हैज़ टर्न बैड। एक ही सेंटेंस को जब कई तरह से आप कहना सीखते हो तो आपकी इंग्लिश तेजी से ठीक होती है। ये डिक्शनरी देखिए आपका, तो मेरे पास साधन है इसलिए बता पा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब है, पढ़ना भी सीखना आपने। कैपिटल में इसका मीनिंग नहीं होता है। कैपिटल में लिखा हुआ शब्द संदर्भ होता है कि फूड के संदर्भ में आपने कहना है। यूके लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपका ग्रेट ब्रिटेन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, इंग्लैंड के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में। और आगे एक्सप्रेशन दे रखा है, इफ फूड और ड्रिंक गोज ऑफ इट इज़ नॉट गुड टू ईट और ड्रिंक एनी मोर बिकॉज इट इज़ टू ओल्ड। और सेंड देयर दिस बैकन स्मेल्स अ बिट फनी। बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है। तो जिसको बोल रहा है व्यक्ति, वो कह रहा है डू यू थिंक इट हैज़ गॉन ऑफ। तो गो ऑफ का मतलब तो किसी चीज़ का खराब हो जाना, इतना पुराना होना कि अब वो खाने लायक नहीं है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो गो ऑफ का मतलब खराब होना भी होता है। जो आपको मैं पढ़ाता हूँ उसको आपको डिक्शनरी में भी दिखाता हूँ। इससे आपको यकीन होगा कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है 100% बिल्कुल ठीक है। तुम दिया जला दो। अब इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब आप तुम कहते हो ना आपका, तो एक्चुअली अगर सेंटेंस इम्परेटिव है तो उसमें सब्जेक्ट तुम होता है। अगर मैं किसी को सिट डाउन तो कौन बैठेगा, मेरे जिससे मैं बोल रहा हूँ उसको, तो उसका सब्जेक्ट बोला नहीं जाता है, लेकिन वो इम्प्लाइड होता है। इसका सब्जेक्ट यू है। तो आप ये सीधा, ये सेंटेंस चूंकि इम्परेटिव सेंटेंस है तो आप सीधा कह सकते हो लाइट अ लैम्प। और अगर आप मिट्टी का दिया जलाने की बात कर रहे हो तो आप कह सकते हो लाइट एंड अर्दन लैम्प। एक दोबारा बोलिए मेरे साथ में, लाइट अ लैम्प या लाइट एंड अर्दन लैम्प, ठीक है। तो इसमें आपको तुम बोलने की आवश्यकता नहीं है, यू लाइट अ लैम्प बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंसेस वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले डोंट से शुरू होते हैं। और उसमें सब्जेक्ट इम्प्लाइड होता है, जो लिखा नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है, वो आपका सामने वाला व्यक्ति होता है जिससे आप बात कर रहे हो। आप फर्स्ट पर्सन हो और आप सेकंड पर्सन से बात कर रहे हो, तो सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, लेकिन उसको बोला नहीं जाता है। कम हियर, सिट डाउन, टॉक टू मी, लुक एट मी। तो इस सब का जिसने ये एक्शन लेना है, करना है, वो आपका सेकंड पर्सन यू है, उसको बोला नहीं जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस था मेरे बालों में सरसों का तेल लगा दो, ठीक है। तो आप इसको दो तरह से कह सकते हो, ऑयल माई हेयर विथ मस्टर्ड ऑयल, या अप्लाई मस्टर्ड ऑयल इन या टू माई हेयर। इन और टू दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रीपोजिशन का। तो इसको बोलिए ऑयल माई हेयर विथ मस्टर्ड ऑयल। वैसे मस्टर्ड ऑयल से तेल नहीं लगाना चाहिए, बहुत बदबू आती है। ऑयल माई हेयर विथ मस्टर्ड ऑयल, अप्लाई मस्टर्ड ऑयल इन या टू माई हेयर, दोनों तरह से कह सकते हो आप। खिलौनों को अपनी जगह रख दो। जो छोटा बच्चा है उसने खेले बिखेर रखे हैं कमरे में, तो आपने कहा पुट द टॉयज इन देयर प्लेस, पुट द टॉयज इन देयर प्लेस, पुट द टॉयज इन देयर प्लेस। नेक्स्ट सेंटेंस था कि डोसे का घोल तैयार है। घोल का अर्थ होता है बैटर, ठीक है। ये थोड़ा सा थिक सा होता है और उससे अपन डोसा बनाते हैं, जो साउथ इंडियन डिश है, ठीक है। इडली डोसा वाला डोसा। तो आप कहोगे बैटर फॉर डोसा इज रेडी, बैटर फॉर डोसा। ये बैटर डोसे के लिए भी नहीं होता है, कई चीज़ के लिए हो सकता है, ठीक है ना आपका। तो एक ने कहा, तुम माँ को, एक लड़की ने कहा, अपनी बेटी ने कहा अपनी माँ को कि मम्मी मैं इसका केक का बैटर मैं बना देती हूँ। तो केक का जो घोल होगा, ठीक, जिसको कंटेनर में डालते हो आप, तो उस लड़की ने कहा मैं बना दूंगी, पक्का आप देना आपका, ठीक है। तो आई विल प्रिपेयर द बैटर फॉर द केक, केक के लिए बैटर मैं बना दूंगी। तो ये सब बोलना सीखना। बैटर केवल आपका इसके लिए नहीं, पकौड़े बना रहे हो तो उसके लिए जो घोल तैयार करते हो बेसन का, इसमें मसाले भी डालते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉट बैटर। आप बैटर फॉर पकौड़ाज इज रेडी, ऐसे बोलना सीखिए आप। नेक्स्ट सेंटेंस बहुत सिंपल है, क्या ये बक्सा खाली है। इज दिस बॉक्स एम्प्टी, इज दिस बॉक्स एम्प्टी, सिंपल है। इस ताले की चाबी किसके पास में है। हु हैज़ द कीज ऑफ दिस लॉक, हु हैज़ द कीज ऑफ दिस लॉक। आपने कहा आज सर्दी कम है, तो इट इज़ नॉट सो कोल्ड टुडे। ये इसको ऐसे भी कर सकते हो, जब आप कह रहे आज सर्दी कम है, तो ये इम्प्लाइड है, ये इसमें निहित है कि आप शायद कल या उसके एक दो दिन पहले की सर्दी से तुलना कर रहे हो। तो आप ये भी कह सकते हो इट इज़ नॉट सो कोल्ड एज इट वॉज यस्टरडे। आज इतनी ठंड नहीं जितना ये कल, जितनी सर्दी कल थी।
दोनों सेंटेंस को मेरे साथ में बोलिए। इट इज़ नॉट सो कोल्ड टुडे, इट इज़ नॉट सो कोल्ड टुडे, या इट इज़ नॉट सो कोल्ड एज इट वॉज यस्टरडे। इट इज़ नॉट सो कोल्ड एज इट वॉज यस्टरडे। मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई नॉट ईट। आई सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन इसमें आप इस फ्रेज का इस्तेमाल भी कर सकते हो। गिव समथिंग अ मिस, ये फ्रेज है, और इसका तो उस काम को नहीं करना, उसको आज अवॉइड कर देना। टू गिव समथिंग अ मिस, एंड दिस समथिंग कैन बी मील, एनी मील, लंच, डिनर, ठीक है। तो इस बहुत शानदार फ्रेज, ये प्रॉपर फ्रेज है, ध्यान रखना आप। मैं अभी आपको डिक्शनरी दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक लड़के ने कहा कि यार माई स्टमक इज स्लाइटली अपसेट, आई थिंक आई गिव लंच अ मिस। आज मैं लंच नहीं करूँगा। इस सेंटेंस को बोलो, माई स्टमक इज स्लाइटली, थोड़ा सा गड़बड़ है, अपसेट है, एंड आई थिंक आई गिव लंच अ मिस। तो मैं लंच को मिस करूंगा, आज लंच नहीं करूंगा। बड़ा सुंदर फ्रेज है, मैं इसको डिक्शनरी दिखाने की कोशिश करता हूँ अभी आपको। तो एक लड़के ने कहा कि आई थिंक आई गिव द क्लास अ मिस एंड गो टू मीट माई फ्रेंड हु इज़ इन हॉस्पिटल। आज क्लास मिस कर दूंगा और दोस्त को मिलने जाऊंगा, है ना। तो ये फ्रेज बहुत शानदार है, इसका प्रयोग आप कई जगह कर सकते हो। आपका गिव समथिंग अ मिस प्रॉपर फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। मतलब एक तरह का वर्ब है ये, सॉरी फ्रेज है। इसको अगर मैं आपको ओरिजिनल फॉर्म में दिखाऊं तो ये ब्लू कलर में दे रखा होता है, ब्लू कलर वाले फ्रेजेस होते हैं। इसका अर्थ है टू अवॉइड और नॉट डू समथिंग। गिव समथिंग अ मिस, आई विल गिव क्लास अ मिस एंड गो टू मीट अ फ्रेंड इन हॉस्पिटल, ठीक है। अब सर तो क्या लिखा, वी यूजुअली गो टू फ्रांस इन द समर बट वी हैव डिसाइडेड टू गिव इट अ मिस दिस ईयर। तो हम लोग समर्स में फ्रांस जाते हैं, लेकिन इस साल हम जो है फ्रांस नहीं जाएंगे। विल गिव इट अ मिस, इट मीन्स गोइंग टू फ्रांस, ठीक है। तो ये बहुत शानदार फ्रेज है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस था, आज एक दुर्घटना में 5 लोगों को गंभीर चोट आई। तो सिंपल सेंटेंस है, 5 people were seriously injured in a road accident today. 5 people were seriously injured in a road accident today. मेरी जगह कैसे बैठ गए आप, तुम मेरी जगह कैसे बैठ गए, है ना। रोज आप वहीं बैठते हैं, आपकी जगह को दूसरा आके बैठ गया। हाउ कम, तो हाउ कम का इस्तेमाल कर सकते हो। हाउ कम यू आर सिटिंग वेयर आई सिट, अब वहाँ कैसे बैठ जहाँ मैं बैठता हूँ। हाउ कम यू आर सिटिंग वेयर आई सिट। और ये भी कह सकते हो कि वाई आर यू सिटिंग ऑन माई सीट, ये आपकी सीट है, मैं रोज़ यहीं बैठता हूँ आपको, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस मेरे साथ में एक बार बोलिए आपको। और हाउ कम यू आर सिटिंग वेयर आई सिट, ठीक है। वाई आर यू सिटिंग ऑन माई सीट, सिटिंग सीट, हाँ ध्यान रखना, ठीक है। कल सर्दी बहुत कम थी, इट वॉजंट सो कोल्ड यस्टरडे। कल सर्दी बहुत कम थी, तो भैया बोलिए आपका इट वॉजंट सो कोल्ड यस्टरडे। ये क्वेश्चन नहीं है, गलती से लग गया है। इट वॉजंट सो कोल्ड यस्टरडे। क्या तुम आज गांव जा रहे हो, ये भी सिंपल है। आर यू गोइंग टू विलेज टुडे, आर यू गोइंग टू विलेज, विलेज क्या के चाहो तो योर विलेज भी लगा सकते हो, ठीक है। आर यू गोइंग टू योर विलेज टुडे, क्या तुम अपने गांव जा रहे हो आज। आप नहीं जाओगे, किसी और गांव भी जा सकते हो, इसलिए जो है सेंस वो इसमें डाल दो। ये बिना योर के भी बोल सकते हो। आर यू गोइंग टू विलेज टुडे, और आर यू गोइंग टू हिज विलेज, या माई विलेज, योर विलेज टुडे। आज का दिन आश्चर्यजनक है, इट इज़ अ वंडरफुल डे टुडे, ठीक है। और ये भी कह सकते हो टुडे इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। दोनों रूप से कहना है, दोनों के अर्थ में थोड़ा थोड़ा फर्क है ना। अगर आपको लग रहा है कि वाकई यार आज का दिन बड़ा शानदार है, तो ये भी कह सकते हो इट इज़ अ वंडरफुल डे टुडे। मौसम के यहाँ से आपके साथ अच्छा हो रहा है उसके लिहाज से। और अगर आपको प्लेजेंट सरप्राइजेज मिल रहे हैं तभी आप कह सकते हो टुडे इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, दैट्स राइट। और इसमें आप चाहो तो अगर सरप्राइज अच्छे हैं तो प्लेजेंट वर्ड भी लगा सकते हो। ये सब चेंज करना भी सीखना हमने। टुडे इज़ फुल ऑफ प्लेजेंट सरप्राइजेज, ठीक है। आज का दिन बड़े सुंदर सरप्राइजेज से भरा हुआ है। सुबह से मेरे को 3 तो मिल चुके हैं सरप्राइजेज, अच्छे वाले, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस बड़ा सिंपल है, मैंने आज दाल बनाई है। आई हैव कुक्ड दाल टुडे, सिंपल है। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, दाल बनाने काम हो चुका है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस के अंदर हैज़ हैव के साथ में आपकी तरफ आई हैव कुक्ड दाल टुडे। अभी तक खाना नहीं बना है, फूड इज़ नॉट येट रेडी येट, फूड इज़ नॉट रेडी येट। हाँ, पैसिव फॉर्म बोल सकते हैं, लेकिन वो बहुत हैवी लगेगा, नेचुरल नहीं लगेगा, ठीक है ना। फूड हैज़ नॉट बीन कुक्ड येट, इसी जगह बोलो आपका फूड इज़ नॉट रेडी येट। बात तो एक ही होती है ना। तो आपने अपनी भाषा को सिंपल रखना है, वो उसमें अननेसेसरी भारीपन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे बोल सकते हो, गलत नहीं है ये, लेकिन ऐसा बोला जनरली नहीं जाता है। फूड हैज़ नॉट बीन कुक्ड येट, या आपको अपना महसूस होना चाहिए कि ये सेंटेंस मुझे हैवी लग रहा है, तो सिंपल बोलो फूड इज़ नॉट रेडी येट।
तो आपके कोई सेंटेंस हैवी हो, हैवी का अर्थ होता है वो लंबा हो गया, अननेसेसरी आपको उसको पैसिव फॉर्म में बनाना पड़ा, तो इससे अच्छा ये सिंपल एक्सप्रेशन है, फूड इज़ नॉट रेडी येट, मीनिंग दोनों के एक ही है ना। ये भी आपने सीखना है। आज बस देरी से आएगी, द बस विल बी अ लिटिल लेट टुडे। हाँ, थोड़ी देर के लिए मैंने इसमें ऐसे ऐड कर दिया है, द बस विल कम लेट टुडे, ये भी कर सकते हो आपका, सिंपल है, द बस विल बी अ लिटिल। कई बार क्या होता है कि जो लिटिल वर्ड है ना आपका, उसको हल्का फुल्का बनाने के लिए ऐड कर दिया जाता है, ठीक है ना। आप ही इज़ अ लिटिल वरी टुडे, ये भी कह लो ही इज़ वरी टुडे, अगर थोड़ा सा चिंतित है वो। तो इंग्लिश में ये एक स्टाइल के अंदर शामिल होता है कि आप लिटिल का थोड़ा सा प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। द बस विल कम लेट टुडे, इसमें भी लगा सकते हो आपका, द बस विल कम अ लिटिल लेट टुडे, लेकिन ये बिना एक के मत बोलना, द बस विल बी लिटिल लेट टुडे, गलत हो जाएगा सेंटेंस आपको, ये आपने ध्यान रखना। हाँ, अगर लगाना है तो आपने आ लिटिल लगाना है, कभी इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मैं कल पापा से मिलने के लिए स्टेशन गया, पास्ट टेंस का है, नेचुरल सेंटेंस, आई वेंट टू द स्टेशन टू मीट माई फादर यस्टरडे, आई वेंट टू द स्टेशन टू मीट माई फादर यस्टरडे। रात को मैं खाना खाने के बाद रोज बी रोड घूमने जाता हूँ, आई गो टू बी रोड फॉर ए वॉक, फॉर वॉकिंग नहीं, वॉकिंग अगेन हैवी हो जाएगा, सेंस थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, नेचुरल है, आई गो टू बी रोड फॉर ए वॉक एवरी डे आफ्टर टेकिंग डिनर, डिनर खाने के बाद में, रात का खाना खाने के बाद में मैं रोज बी रोड जाता हूँ वॉक करने के लिए, ऐसे बोलिए। मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, सिंपल, आई विल स्लैप यू, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपका। हाँ, आई विल स्लैप यू। मेरी बाइक की चेन उतर गई है, द चेन ऑफ बाइक हैज स्लिप्ड ऑफ, कहाँ से उतरी है आपको बोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट को स्लिप्ड ऑफ, तो नेचुरली नीचे पीछे का जो हब होता है उसमें से निकल गई होगी, द चेन ऑफ माई बाइक हैज स्लिप्ड ऑफ। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, आई ऑलवेज गेट अप अर्ली, आई ऑलवेज गेट अप अर्ली। इन सब सेंटेंस को आपने एक एक दो बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और जो आपको लगे कि ये सेंटेंस थोड़ा सा स्पेशल है, उनको अलग से लिख दें, फिर उनको 3-4 बार बोलें, नहीं तो एक दो बार बोलने से काम चल जाएगा। आई हैव डन, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, आई हैव डन भी बोल सकते हैं, या बोलें आप आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट में काम पूरा हो चुका है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करें। ये व्यक्ति बहुत जल्दी बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा होने के लिए बड़ा आपका एज है, एज नाउन भी होता है वर्ब भी होता है, और ये एजिंग के दोनों आपको मैंने स्पेलिंग लिख के दिए हैं कि दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। इज एजिंग वेरी फास्ट, या ही, अगर कोई आदमी बूढ़ा हो चुका है तो बोलो ही हैज़ एज नाउ, ठीक है आप, ही हैज़ एज नाउ। और एज वर्ड जो है आपका नाउन भी है और वर्ब भी है, दोनों, ये नाउन भी है, व्हाट इज योर एज, और वर्ब भी है, जस्ट सेड आप। और इसका जो एडजेक्टिव होता है वो बड़ा शानदार होता है, एजिंग प्रोसेस, बूढ़े होने की प्रक्रिया। योगा की एक्सरसाइजेज एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देती हैं, इसका मतलब आदमी क्या हुआ, धीरे धीरे बूढ़ा होता है, या बूढ़ा देरी से होता है। योगिक एक्सरसाइजेस, दिमाग में जो आपके सेंटेंस आते हैं वो भी आपने बोलने सीखने हैं, ठीक है। स्लो डाउन का धीरे करना, क्या, एजिंग प्रोसेस। तो योग, इसका अर्थ हो गया सिंपल भाषा में कि योगा करने से बूढ़े होने की प्रक्रिया स्लो हो जाती है। तो इसका अर्थ ये हो गया आदमी देर से बूढ़ा होता है या बहुत ही धीरे धीरे बूढ़ा होता है ना। बात भी सही है। नेक्स्ट सेंटेंस था कि ये द्वीप कई सालों से बंजर है। क्योंकि ये कई सालों से बंजर है तो बंजर होना इसका कई सालों से जारी है, इसलिए टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस आइलैंड हैज़ बीन लाइंग बैरन, बैरन करता बंजर, ठीक है। दिस लैंड इज बैरन, ठीक है। इसका मतलब ये जमर बंजर है, बंजर जमीन में कोई खेती नहीं होती है, ठीक है। या की नहीं है, करोगे तो प्रयास करोगे तो है ना आपका वो बन भी जाएगी खेती के योग्य। ये आपने सीखना है ना। दिस लैंड हैज़ बीन लाइंग बैरन फॉर मैनी ईयर्स बट एनी बैरन लैंड कैन बी टर्न इनटू अरेबल लैंड। ये बैरन का उल्टा वर्ड होता है आपको कई जो काम आएगा। हाँ, अरेबल, अरेबल का जिसमें खेती की जा सके। और आपने यही कहना हो कि इस बंजर भूमि को अरेबल लैंड में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है। दिस बैरन लैंड कैन बी टर्न इनटू अरेबल लैंड। तो उसको कैसे करते हैं, वो प्रोसेस है। ज़मीन को खोदिए, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए आपका कुछ टाइम के लिए, उसमें आपका कुछ खाद वाद डालें, फिर छोड़ दो उसको, कुछ मत करो। फिर धीरे धीरे वो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, आपका उससे खाद से। और दूसरा फिर वो उसमें पानी भी पड़ेगा, थोड़ा घास वास उग जाएगी, धीरे धीरे वो लैंड जो है बैरन लैंड अरेबल लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बड़े सुंदर वर्ड हैं
और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बैरन का उल्टा था अरेबल। बैरन का था बंजर, बंजर का था जिस जमीन को कल्टीवेट नहीं किया जा सकता, है ना। और भावार्थ के रूप में इसका अर्थ हो गया कि जैसे अगर कोई आपका राइटर है, तो वो राइटर अगर कुछ लिख नहीं पा रहा है, तो मैं यही कहूँगा, किसी औरत के लिए भी कह सकते हो आप, सी इज़ बैरन, जैसे कि बच्चा नहीं हुआ, खेत में खेती नहीं हुई तो लैंड बैरन है, ठीक है ना। किसी की कोक बैरन है तो उसको बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये सब सीखना आपने। और ये भी कह सकते दिस लैंड इज लाइंग बैरन, ये भी कह सकते हो ना। अगर उसमें टाइम नहीं हो ना आपका, कितने टाइम से है, तो ये भी कह सकते हो, ये सेंटेंस अपने आप ठीक है। लेकिन इसके आगे आपने ये नहीं लिखना फॉर मैनी ईयर, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। मैं जो कह रहा हूँ आपको समझ आ रहा है बच्चों, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते, इसमें टाइम फैक्टर नहीं लगा सकते, इसकी ऐसे नहीं कह सकते दिस लैंड इज लाइंग बैरन फॉर मैनी ईयर्स, अभी गलत हो गया। तो थोड़ा ये आपने देखना है, समझना है, ठीक है। तो अगर इसमें टाइम फैक्टर नहीं लगा हुआ है, फॉर मैनी ईयर्स आप नहीं लगा रहे हो, तो बिना उसके ये सेंटेंस ठीक है, दिस आइलैंड इज लाइंग बैरन, दिस लैंड इज लाइंग बैरन। लेकिन टाइम फैक्टर लगा दिया तो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैज बीन, हैव बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। दिस लैंड हैज बीन लाइंग बैरन फॉर मैनी ईयर्स। और बैरन का उल्टा वर्ड जो है आपका अरेबल लैंड है, वो भी आपको आना चाहिए। रमेश गर्मा गर्म चाय पी रहा है, तो पी रहा है तो जरूर नहीं कि चाय के लिए आप ड्रिंक का इस्तेमाल करें, ड्रिंक भी कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इज ड्रिंकिंग, एंजॉइंग, हैविंग अ स्टीमिंग कप ऑफ टी। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, अ स्टीमिंग कप ऑफ, स्टीम का मतलब भाप होता है, अ स्टीमिंग कप ऑफ टी का अर्थ हो गया ऐसा चाय का प्याला, कप जिसमें से भाप निकल रही हो, ठीक है। कभी किसी को आपने इन्वाइट करना हो, या किसी को ऑफर करना हो, या किसी को सजेशन देना हो कि गर्मा गर्म चाय हो जाए, तो हाउ अबाउट हैविंग अ स्टीमिंग कप ऑफ टी। हाउ अबाउट का प्रयोग करते हैं, किसी को आप ऑफर कर रहे हो या सजेशन दे रहे हो कि चलो ये गर्मा गर्म चाय हो जाए, तो वो कहेगा वाई नॉट, है ना, अगर वो भी चाय का शौकीन है तो। हाउ अबाउट हैविंग अ स्टीमिंग कप ऑफ टी, ठीक है। आई लाइक माई टी स्टीमिंग हॉट, तो मेरे को चाय तब पसंद आती है जब उसमें से भाप निकल रही हो। तो कैसे कहोगे, आई लाइक माई टी, कितना सुंदर शब्द है आपका, स्टीमिंग हॉट, ठीक है। आज से मैं रोज जल्दी उठूंगा, ये सेंटेंस किसी बच्चे ने मुझे कहा था, लेकिन उसमें आपको ये कह रहा हूँ कि आज तो हो चुके, आज तो आप उठ चुके हो, तो फिर ये सेंटेंस आज के लिए नहीं बोलना, ये नहीं कहना आई विल गेट अप अर्ली, ठीक ना, फ्रॉम टुडे। अरे अभी तो आप जाग चुके तभी तो बोल रहे हो, तो कल से हो सकेगा ये आपका उठने का काम, तो बोलो आपका आई विल गेट अप अर्ली फ्रॉम टुमारो। भले हिंदी में लिखा हुआ आज से, लेकिन उसको आपने फ्यूचर के लिए बनाना है, इसमें कॉमन सेंस भी लगाना है, ठीक है ना। आपका उसमें लॉजिक भी होना चाहिए, सेंटेंस लॉजिकली भी करेक्ट होना बहुत जरूरी है। क्या खाना पक चुका है, हैज़ द फूड बीन कुक्ड, ये हैवी है, ये सेंटेंस हैवी है, इसके लिए आसान शब्द इज फूड रेडी, सिंपल है। हालांकि गलत नहीं है ग्रामेटिकली, हैज़ द फूड बीन कुक्ड, लेकिन ये भारी है। हल्का क्या है, इज फूड रेडी, इसको ऐसे कहिए, आपका मीनिंग तो सेम है। अखबार को पढ़ने के बाद उसे अलमारी में रख दो। पुट द न्यूज़पेपर इन द कपबोर्ड आफ्टर रीडिंग इट, ये सिंपल है। पुट द न्यूज़पेपर इन द कपबोर्ड आफ्टर रीडिंग इट। कपबोर्ड में क्यों रख रहे हो अलग बात है। शाम गाय का दूध निकाल रहा है, दूध निकालने के लिए वर्ड है मिल्क, तो मिल्क आपका नाउन और वर्ब दोनों है, ठीक है। शाम इज मिल्किंग द काउ, काउ क्या द इसलिए लगाया है बिकॉज इट इज अ पर्टिकुलर काउ। ये भी सीखना आपने। अगर कोई सास है नई बहू से पूछ रही है कि क्या तुम गाय दूध सकती हो, तो सी इज नॉट रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर काउ, तो वहां पर कहेगी कैन यू मिल्क अ काउ, मिल्क अ काउ। लेकिन द काउ क्यों कह रहे हो, क्योंकि ये काउ वो काउ है जो आपके घर में है, तो इसलिए आपने कहना है शाम इज मिल्किंग द काउ। आर्टिकल्स का भी आपने ध्यान रखना है, उनका प्रयोग सीखना है। राम अपने गांव गया हुआ, राम हैज़ गॉन टू हिज विलेज, ये तो सिंपल है, राम हैज़ गॉन टू हिज विलेज। आज मेरे साथ दुर्घटना होते होते रह गई, यानी आप भाग्यवश, है ना, आपका थोड़ा सा कसर रहेगी तो एक्शन हो जाता आपका, तो उसके लिए फ्रेज है नैरोली एस्केप। क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो बोलिए आई नैरोली एस्केप्ड एन एक्सीडेंट, ठीक है, आई नैरोली एस्केप्ड एन एक्सीडेंट, सिंपल है, बोलिए इसको, आपको मुंह पे चढ़ जाएगा। क्या तुमने मेरा जिक्र किया है, डिड यू मेंशन माय नेम, या हैव यू मेंशन माय नेम, ठीक है ना। आपका सिंपल है, मेंशन का मतलब जिक्र करना। डिड यू मेंशन माय नेम, क्या तूने मेरे नाम का जिक्र किया या मेरा जिक्र किया, हैव यू मेंशन माय नेम। मेंशन के साथ में कभी अबाउट का इस्तेमाल नहीं करते, हाँ, ये एक आपका ग्रामेटिकल रूल है, तो आपने ध्यान रखना है। ये नहीं कहना डिड ही मेंशन अबाउट मी, ये गलत हो जाएगा, डिड ही मेंशन मी, दैट्स राइट। हाँ, तो आई होप कि ये छोटा सा एक वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।